नमस्कार, मैं अमरेंद्र सिंह, प्रवक्ता, राजकीय शिशु प्रशिक्षण महाविद्यालय प्रयागराज। ऑनलाइन कक्षाओं के क्रम में शिशु शिक्षा से संबंधित जो पोर्शन है उस पे हम लोग बात करेंगे और साथ ही शिशु शिक्षा के अंतर्गत जितने भी टॉपिक हैं वो आप और हम मिलकर आगे भविष्य में पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। इसी क्रम में सबसे पहले हम चूँकि बात कर रहे हैं शिशु की, तो यह समझने का प्रयास कर लेते हैं कि आखिर बच्चे सीखते कैसे हैं, आखिर उनका सीखना किस तरीके से होता है और उसकी प्रकृति क्या होती है, या उसमें कौन कौन से तत्व या फिर गतिविधि या क्रियाएं निहित होती हैं। तो इसी बात को हम समझने का प्रयास करेंगे और मैं ऐसा आशा करता हूँ कि आप सभी लोग पूर्व में कुछ न कुछ जान रहे होंगे इस संबंध में। तो हम शुरुआत करते हैं। बच्चे कैसे सीखते हैं? तो जो बच्चे होते हैं, सबसे पहले तो ये होता है कि हम बच्चों को किस रूप में समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि आगामी भविष्य में जो हमारा व्यावसायिक जीवन है, चाहे मैं हूँ चाहे आप हैं, तो हम एक शिक्षक या शिक्षिका के रूप में काम कर रहे हैं अथवा करेंगे। तो एक ऐसी धारणा हमने अक्सर सुनी है कि लोगों को कहते हुए या अपने आसपास के वातावरण में कि सीखने की कोई सीमा नहीं होती है, और साथ ही ये भी सुना होगा कि बच्चे खाली घड़े के समान होते हैं जिन्हें भरा नहीं जा सकता, या फिर बच्चे गीली मिट्टी के समान होते हैं जिन्हें हमें आकार देना है, अथवा बच्चे कोरी स्लेट के समान होते हैं जिस पर हमें अनुभव द्वारा कुछ लिखना है। तो इस तरीके की बात हम निश्चित रूप से अपने आसपास के वातावरण समाज में हम सुनते हैं। तो मेरा ये प्रश्न है कि आप सभी लोगों से आप अपनी समझ के अनुसार इस विषय पे सोचिएगा कि क्या ये कथन सही है कि जब बच्चा अपने घरेलू वातावरण से पहली बार पूर्व प्राथमिक कक्षा में अथवा प्राथमिक कक्षा में विद्यालय की तरफ रुख करता है तो वो एक खाली घड़े के समान होता है अथवा एक खाली स्लेट के समान होता है जिस पे हमारा जो मन करे हम लिख दें? तो इस प्रश्न पे आप विचार कीजिएगा कि आखिर बच्चे का जो अनुभव होता है या उनका जो ज्ञान का दायरा होता है, क्या जब वो विद्यालय आते हैं तो शून्य रहता है कि उसमें कुछ थोड़े बहुत अनुभव उनके घरेलू या स्थानीय परिवेश के रहते हैं? इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि बच्चे सीखते कैसे हैं। अच्छा, सीखने के क्रम में एक बात और है कि जो हमारी जो ये प्राचीन भारतीय परिप्रेक्ष्य है अधिगम का, उसमें हम सीखने को मुख्य रूप से किस तरीके से देखते हैं। तो मैं 3 बातों की चर्चा करूंगा यहाँ पे। एक तो जो हमारा प्राचीन भारतीय जो परिप्रेक्ष्य है जिसमें जो अधिगम के तरीके बताए गए हैं, तो इसमें बताया गया है कि बच्चों द्वारा सभी प्रकार का अधिगम जो है 3 सरल प्रक्रियाओं पर आधारित होता है। एक तो होता है श्रवण अर्थात सुनकर, दूसरा होता है मनन, ठीक है, और तीसरा होता है निध्यासन। आपने नाम सुना होगा, ठीक है। तो इसका अर्थ क्या? श्रवण मतलब सुन के यह अधिगम प्रक्रिया की प्रथम अवस्था होती है, ठीक है, जिसमें सुनकर बच्चा कुछ ग्रहण करता है। मनन का अर्थ है कि जिसमें गहरे चिंतन अथवा विचार, ठीक है, कुछ इस तरीके की बातें होती हैं। और निध्यासन अर्थात बुद्धिमत्ता या आत्म एहसास।
इस अवस्था में जो चीज़ें समझी जाती हैं, पढ़ी जाती हैं, वो बहुत ही तरीके से विकसित होती है और यह सर्वोच्च अवस्था है, मतलब कहिए, ठीक है, अधिगम की। तो ये तो भारतीय जो हमारी प्राचीन अधिगम की प्रणाली है, परंपरा, उस पर आधारित है। तो ये बताना यहाँ पे जरूरी था। तो हम आगे बढ़ते हैं कि आखिर जो बच्चे होते हैं, चूँकि अब ये सोचिए आप कि आपके घर के आसपास अपने छोटे बच्चों को देखा होगा कि वो किस तरीके से खेलते हैं, कूदते हैं, बातें करते हैं, या उनकी गतिविधि क्या होती है। चाहे आप 3 से 6 वर्ष के बच्चों को देख लीजिए, 4 वर्ष के बच्चों को देख लीजिए, 5 वर्ष के या उससे बड़े भी आप देख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। लेकिन ऐसा ज़रूर हुआ होगा कि आप जिस परिवेश से आते हैं, जिस समाज से आते हैं, वहाँ पे ज़रूर अपने बच्चों की एक्टिविटी को कभी न कभी ध्यान दिया होगा, या आपके घर में खुद मतलब घर के आसपास घर में बच्चे छोटे होंगे। तो इसमें हम ये देख रहे हैं कि आखिर बच्चे सीखते कैसे हैं। तो सीखने के क्रम में हम जब आगे बढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो बच्चों की, वही मैं बात कर रहा था कि बच्चा के कोरी स्लेट है। कोरी स्लेट का मतलब कि उसके अंदर किसी प्रकार की योग्यता, किसी प्रकार की रुचि, किसी प्रकार का अनुभव, ठीक है, मतलब कुछ नहीं है, एकदम वो खाली है। हमारा जो इच्छा करेगा हम उस पर लिख देंगे। तो कोरा स्लेट तो वो है नहीं, क्योंकि वो जन्म के साथ ही कुछ जन्मजात जो प्रवृत्ति होती है उसको वो लेके पैदा होता है। उसकी जो क्षमता होती है, जो रुचि होती है, जो जिज्ञासा होती है, वो उसके जन्म के साथ ही आती है। क्योंकि जब बच्चा पहली बार संसार में आता है तो वो बिल्कुल एकदम नए तरीके से, एकदम नया अनुभव कर रहा होता है हर चीज़ के बारे में। जैसे लाइट जल रही है तो आँखों का उसका थोड़ा सा एडजस्ट करना, या फिर कोई बोल रहा है तो उसको सुनने का प्रयास करना। तो इन सब चीज़ों से कुछ तो योग्यता उसके अंदर होती है और कुछ समय के साथ फिर विकसित हो जाती है। तो मेरा यहाँ कहने का यही अर्थ है कि बच्चे में कुछ जन्मजात प्रवृत्ति होती है, ठीक है, और वे स्वाभाविक रूप से सीखते हैं, एकदम नेचुरली। क्योंकि छोटा बच्चा होता है तो ऐसा नहीं कि नहीं उसको एकदम बैठा के हम बोलना सिखाते हैं, ठीक है, चलना सिखाते हैं, लेकिन वो उनकी क्रिया द्वारा या गतिविधि जो वो करते हैं वो उनकी जन्मजात प्रवृत्ति से जुड़ा हुआ है। वो उनको करना ही है, वो करेंगे ही। बस हम एक क्या करते हैं, एक माहौल दे देते हैं, उनका एक मार्गदर्शन कर देते हैं, अथवा उनको थोड़ी बहुत हेल्प कर देते हैं अपने स्तर से, ठीक है। तो इस पॉइंट को लगभग समझ गए होंगे। हम आगे बढ़ते हैं। जो बच्चा, हम यही देख रहे हैं कि बच्चे सीखते कैसे हैं। तो इस क्रम में अब देख रहे हैं हम कि जो बच्चा है वो व्यक्तिगत भिन्नता के कारण सीखता है। अब व्यक्तिगत भिन्नता का क्या अर्थ है यहाँ पे? तो व्यक्तिगत भिन्नता का अर्थ है कि व्यक्ति से व्यक्ति में अंतर, ठीक है। अर्थात एक व्यक्ति, आप देखिए, किसी को भी देख लीजिए कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से किन मामलों में अलग है। अपने शारीरिक बनावट के आधार पे वो अलग होगा, अपनी मानसिक क्षमताओं के आधार पे अलग होगा। अपने घर के ही 2 व्यक्तियों को आप ले लीजिए, तो आप ये, चूँकि हम व्यक्ति इसलिए कह रहे हैं कि वही चीज़ हमें बच्चों में देखना है, या 2 छोटे बच्चों को ही ले लीजिए आप, तो ये देखिए कि 2 बच्चों की क्या शारीरिक बनावट एक जैसी है? नहीं है भाई। कोई थोड़ा लंबा होगा, कोई थोड़ा छोटा होगा, कोई पतला होगा तो कोई थोड़ा मोटा होगा। क्या उनकी आपस में जो मानसिक क्षमता है वो समान है? क्या जिस प्रकार से एक बच्चा सोच रहा है दूसरा बच्चा भी ठीक उसी तरीके से सोचता है? क्या एक बच्चे की जिस कार्य में रुचि है क्या दूसरे बच्चे की उसी कार्य में रुचि है? तो व्यक्तिगत भिन्नता का यहाँ पे यही अर्थ है कि हर एक बच्चा अपनी योग्यता, क्षमता, रुचि के आधार पे एक दूसरे से अलग होता है, ठीक है। तो बच्चे में जिस प्रकार की योग्यता होगी, जिस प्रकार की रुचि होगी, अब भाई
हम ये देख सकते हैं, कोई छोटा बच्चा है, मान लीजिए उसका फुटबॉल खेलने में मन लग रहा है, दूसरे का टेनिस में खेलने में मन लग रहा है, बैडमिंटन खेल रहा है, या कबड्डी ही खेल रहा है, या कोई अन्य खेल खेल रहा है, जो भी आपके मन में आए, तो हम देख सकते हैं ना, अगर कि सबकी एक ही प्रकार की रुचि, योग्यता, क्षमता होती तो सारे लोग एक ही काम कर रहे होते संसार के। लेकिन ऐसा नहीं, हर बच्चा अपने ज्ञान का सृजन अपने तरीके से करता है। ठीक है, तो व्यक्तिगत भिन्नता के कारण बच्चे सीखते हैं, जैसी जिसकी रुचि, जैसी जिसकी क्षमता, जैसी जिसकी योग्यता, जैसी जिसकी शारीरिक बनावट, और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे जिसका भावात्मक विकास हो, जैसे जिसका सामाजिक विकास हो, बहुत सारे बिंदु होते हैं जिनको इसमें शामिल किया जाता है। तो इस आधार पे बच्चे सीखते हैं। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट है कि बच्चे जो सीखते हैं वो स्वयं करके। ठीक है, एक छोटा बच्चा होगा, अगर अब देखेंगे तो वो कुछ न कुछ घर में हमेशा चीज़ें खुराफात करने की मूड में रहता है, हर काम को वो खुद से करता है, नहीं होता है। जैसे स्वयं करने का क्या होता है कि जब तक खुद से वो नहीं करता है तब तक उसको आनंद की अनुभूति नहीं होती है। कोई भी काम आप देख लीजिए, बच्चे जो वो खुद से करते हैं या सुनते हैं या देखते हैं, तभी वो ठीक से सीख पाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चे सीखते हैं। इसमें आगे बढ़ते हैं। इसमें अनुकरण द्वारा, अनुकरण अर्थात हम किसी की नकल कर रहे होते हैं। और मज़े की बात तो यह है कि हम जो कुछ भी जिस तरीके से करते हैं, बच्चे लगभग उसे अपनाने का प्रयास करते हैं, खुद करके, स्वयं द्वारा करके उसे वैसे ही नकल करते हैं। जैसे आप अपने घर में छोटे बच्चों को देखते होंगे कि अगर परिवार के किसी सदस्य को, अगर चाचा का बेटा, ठीक, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लीजिए दो भाई हैं घर में, ठीक है, तो मान लीजिए मेरे ही चाचा हैं, अगर उनका बेटा या फिर आप ऐसे समझिए ना, परिवार के किसी सदस्य को, जैसे नहीं होता है कि बुआ बुलाते हैं या फिर मामी बुलाते हैं, तो जो छोटा बच्चा होता है वो भी अपनी माँ को बुआ या मामी कह के ही संबोधित होता है, क्योंकि वो बड़ों की नकल कर रहा होता है। ठीक है, मान लीजिए किसी का भतीजा बचपन से अपनी बुआ के यहाँ रह रहा हो, तो वो तो अपनी बुआ को बुआ कहेगा, लेकिन जो बुआ का बेटा है वो छोटा है, उसको नहीं पता है, वो केवल अनुकरण कर रहा है, तो वो अपनी माँ को भी क्या कहेगा, धीरे धीरे बुआ कहेगा। और यही क्रिया आप विभिन्न क्षेत्रों में आप देख सकते हैं कि बच्चा किस तरीके से बोलना सीखता है, किस तरीके से उसके भाषा का विकास होता है, किस तरीके से उसके व्यवहार में परिवर्तन आता है धीरे धीरे। ठीक है, किस तरीके से वो जो समाज के अनुकूल व्यवहार होता है वो सीखने का प्रयास करता है। या अनुकरण में ऐसा नहीं कि नहीं केवल अच्छी बातें ही सीखी जा सकती हैं, कहने का अर्थ है कि वो किस चीज़ का अनुकरण कर रहा है। अगर परिवार के सदस्य या स्थानीय परिवेश कुछ इस तरीके का है जो समाज विरोधी है या जो समाज के नियमों से संगत नहीं खाता है, तो भी बच्चा वही सीखेगा। मतलब जो उसके सामने मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा वो उसको सीखेगा और उसको आत्मसात करने का प्रयास करेगा। ठीक है, यहाँ तक तो हम लोग समझ गए होंगे। और अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं। आगे है कि जो बच्चा होता है वो क्या करता है, कल्पना के द्वारा सीखता है। अब हम सभी को पता है कि बच्चे बड़े कल्पनाशील होते हैं। ठीक है, अब वो कुछ भी सोचते रहते हैं। आकाश की तरफ देखेंगे तो दो तारों को कुछ और नाम दे देंगे, जो चंद्रमा को देखेंगे तो कुछ और नाम दे देंगे। मतलब अभी तक उनकी जो समझ जिस रूप में विकसित हुई होगी उसी के अनुसार वो अपनी कल्पना का सृजन करते हैं।
और इसी कारण उन्हें जो नई नई बातें सीखनी अच्छी भी लगती हैं। और कभी कभी हम यह भी देखते हैं कि जो बड़े लोग होते हैं या परिवार के सदस्य, जब वो विद्यालय में आता है तो जो उसके शिक्षक हैं या शिक्षिका हैं, तो कभी कभी बच्चों की जो कल्पना होती है हमें बड़ा निरर्थक लगती है कि नहीं, कोई मतलब नहीं है। जैसे बच्चा कुछ गुनगुना रहा है या कुछ तुकबंदी कर रहा है, ठीक ना, या कुछ मनगढ़ंत बात कर रहा है अगर, तो लेकिन सच्चाई यह है कि बचपन की कल्पना में ही जो बच्चे की जो सृजनशीलता होती है या स्वतंत्र जो चिंतन की उनकी क्षमता होती है उसमें छिपी रहती है। और हमें हमेशा उनकी जो कल्पना है या फिर वो जो अपनी मनगढ़ंत बातें बताते हैं या जो वो सोचते हैं या ज्ञान का सृजन जिस रूप में कर रहे होते हैं, हमें उनकी इन बातों को बढ़ावा देना चाहिए कि नहीं ठीक है। तो इस तरीके से बच्चे अपने ज्ञान का सृजन करते हैं या सीखने का प्रयास करते हैं, किसी चीज़ को समझने का प्रयास करते हैं कल्पना के द्वारा। ठीक है, इसमें आगे बढ़ते हैं हम। अच्छा, जिज्ञासा की संतुष्टि से अब हम इसमें देखेंगे कि जिज्ञासा, भाई जो ज्ञान है या जो कुछ भी हम देख रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं, उसमें हमारी जो जिज्ञासा होती है, हम छोटे छोटे बच्चों को अगर छोड़ दें खुद के बारे में सोचे, तो जब भी हमारे सामने कुछ नया होता है, जैसे कोई नई मूवी आ गई, कोई नई पुस्तक किसी की लॉन्च हो गई जो बहुत फेमस है, तो क्या होता है, हमारे मन में एक जिज्ञासा होती है कि हम उसको जानें कि आखिर है क्या उसमें, ठीक है, उसको समझें। तो इसी तरीके से चूंकि हम तो बड़े हो गए हैं ना, हमारी समझ तो बहुत ज़्यादा विकसित हो चुकी है, एक परिपक्वता के स्तर पे हम पहुंच गए हैं। लेकिन जो एक बच्चा होता है वो समाज या फिर कह लीजिए वातावरण या जो उसका शैक्षिक परिवेश है उसके अनुसार वो अपनी समझ को दिन प्रतिदिन बढ़ाने का प्रयास करता है। और इस क्रम में बहुत सारे जो तथ्य हैं, जो संकल्पना है या बहुत सारे वातावरण संबंधित या फिर समाज संबंधित बहुत सारे तथ्य हैं जिनके संबंध में उसकी जिज्ञासा होती है। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल लीजिए कि आपके घर का कोई छोटा बच्चा है, बारिश हो रहा है, तो वो पूछेगा कि ये जो बारिश नीचे आ रहा है, गिर रही है, ये कहाँ से है, कैसे, मतलब कुछ इस तरीके का, क्या, क्यों, कब, ठीक है, कुछ प्रश्न करेगा। हो सकता है आपको या मुझको वो सारी बातें उटपटांग लगे, लेकिन वो अपने कल्पनाशील जो उसकी सोच है, जो उसका संसार है, उसमें क्या कर रहा है, अपनी समझ को, अपने तार्किक चिंतन को वो बढ़ा रहा होता है। तो इस प्रकार बच्चे जो हैं, जब बच्चों की कोई जिज्ञासा होती है और प्रॉपर चैनल द्वारा, प्रॉपर तरीके से या सुव्यवस्थित तरीके से अगर उनको संतुष्ट कर दिया जाता है अथवा वो संतुष्ट हो जाते हैं, तो इससे उनकी सीखने की जो क्षमता होती है या सीखने की क्रिया होती है वो क्या होती है, सफल हो जाती है या बढ़ जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से सीखना बच्चे कैसे सीखते हैं, तो जिज्ञासा की संतुष्टि के द्वारा भी वो सीख रहे होते हैं। अब इस क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। इसमें है अनुकूल शैक्षिक वातावरण। ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि एक अगर छोटा बच्चा है तो उसके सामने, मैंने कहा कि उसी तरीके का आप मॉडल दीजिए जिसका वो अनुकरण करे, जो समाज सम्मत हो, जो नियमों के अनुसार हो। तो हमें उसी तरीके का एक मॉडल देना चाहिए, ठीक है, जिससे उसकी जिज्ञासा शांत हो, उसकी कल्पना शक्ति बढ़े, ठीक है, वो स्वयं करके सीखने के लिए प्रेरित हो सके। और जब वो अपने घर में हो या अथवा जो पूर्व प्राथमिक शाला है, केंद्र है,
अगर वो वहाँ आए तो उसको कुछ उस तरीके की गतिविधि, एक्टिविटी से बच्चों को जोड़ा जाए, जिससे उसके जो सीखने की क्षमता है, जो समझने की क्षमता है, वो दिन प्रतिदिन बढ़े। तो हम क्या कर सकते हैं, एक अनुकूल शैक्षिक वातावरण का निर्माण करके बच्चों को सीखने में एक प्रभावी भूमिका निभा सकते हैं। और बच्चे सीखते भी इसी तरीके से हैं। जब उन्हें कुछ अनुकूल शैक्षिक वातावरण मिलता है तो उनके सीखने की गति क्या हो जाती है, तीव्र हो जाती है। भाई बच्चा जब आ रहा है आपके विद्यालय में या पूर्व प्राथमिक शाला में, तो उनको खेलने के लिए, कूदने के लिए, बैठने के लिए, बात करने के लिए, उनकी बातों को सुनने के लिए आप और हम रहने चाहिए उसके पास। उसकी जो समस्या है, उसकी जो जिज्ञासा है, उसकी संतुष्टि कैसे होगी, वो हम सभी के द्वारा होगी, या बच्चा खुद जब अपने साथी समूह में मिलेगा या उनसे बात करेगा, तब वो अपनी चीज़ों को और बढ़ाने का प्रयास करेगा, अपनी क्षमता को बढ़ाने का प्रयास करेगा। तो ये समझ गए कि अनुकूल शैक्षिक वातावरण से बच्चे कैसे सीखते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं इसी में। प्रयास एवं त्रुटि, ये तो बच्चे इसी तरीके से भी सीखते हैं कि कोई काम करते हैं तो जैसे एक छोटा खिलौना दे दीजिए तो वो क्या करेगा, उसका पुर्जे पुर्जे पूरा तुरंत खोल देगा, ठीक है, नट इधर, उसका प्लास्टिक उधर, सब कुछ फेंक देगा, ठीक। लेकिन कभी न कभी ऐसा आएगा जब वो चीज़ों को जोड़ना भी सीख लेगा। ये एग्जाम्पल हटा देते हैं, या अपने घर में बच्चों को देखिए कि वो कोई भी कार्य करता है, कोई भी एक्टिविटी अगर करता है, तो देखिए शुरू में जो उसकी क्रियाएं होती हैं वो क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित नहीं होती हैं। जैसे उनके चलने का एग्जाम्पल ही ले लीजिए ना, एक छोटा बच्चा है तो बहुत पहले थोड़ा सा रेंगना सीखता है, सरकना सीखता है, फिर धीरे धीरे घुटनों पे हल्का सा आगे बढ़ना सीखता है। उसके बाद किसी वस्तु को, जैसे बेड या कुर्सी, उसको पकड़ के थोड़ा खड़ा होना सीखता है, ठीक है। उसके बाद लड़खड़ाते हुए, कभी देखा होगा ना कि कोई अभिभावक सामने खड़ा होकर पुकारता है, बेटू को आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ठीक है, तो बच्चा थोड़ा सा लड़खड़ाते हुए उसके पास जाता है। तो जो शुरू की जो क्रियाएं होती हैं वो क्या होती हैं, क्रमबद्ध नहीं होती है, सुव्यवस्थित नहीं होती है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे उनकी क्षमता, उनका उम्र, ठीक है, बढ़ता है, या जो उनके मसल्स होते हैं, जो शारीरिक विकास होता है, जब वो होता है तो वो फिर हर एक क्रिया को सही तरीके से करने लगते हैं, व्यवस्थित तरीके से। तो कहने का मतलब है प्रयास एवं त्रुटि से भी बच्चा सीखता है, और ये हर क्षेत्र में। मैंने तो केवल एक गतिक कौशल का एग्जाम्पल दिया, ठीक है, लेकिन ये हर क्षेत्र में इसी तरीके से होता होगा, और हम भी इसी तरीके से सीखते हैं। हम कोई भी कार्य करते हैं तो ऐसा नहीं है कि हम उसमें परिपूर्ण होते हैं। हम करते हैं, कुछ कमी रह जाती है, फिर सीखते हैं, समझते हैं, फिर करते हैं। तो ये एक निरंतर प्रक्रिया है, और इसी के साथ हम आगे बढ़ रहे होते हैं। तो बच्चे भी इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं अपने कल्पना के संसार में, अपने संसार में, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं फिर इसमें। प्रोत्साहन, प्रशंसा एवं प्रेरणा, इससे भी बच्चे सीखते हैं। बच्चे क्या सीखते हैं, हम सभी सीखते हैं इसी से। अगर हम कोई कार्य करें और हमारी कोई आके पीठ थपथपा दे, वेरी गुड, बहुत अच्छा, गुड, बहुत अच्छा काम है, तो क्या लगता है कि वो काम अगली बार से उससे बेहतर होगा कि नहीं। जब भी हम कोई कार्य कर रहे होते हैं और कोई आके हमारी प्रशंसा कर देता है, या कुछ पुरस्कार हमें दे देता है, या हमें प्रेरित करता है, तो हमारे जो कार्य करने की क्षमता होती है वो क्या होगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। अब हम सकारात्मक रूप से सोचने लगते हैं, और ये सोचते हैं कि नहीं, इस क्रिया को हम और बेहतर तरीके से करें। तो निश्चित रूप से बच्चों को भी ये पसंद आता होगा। अगर बच्चे कोई कार्य कर रहे हैं तो उनको पुनर्बलन देना चाहिए, ठीक है, उनकी प्रशंसा करना चाहिए,
उनको प्रोत्साहित करना चाहिए। इससे क्या होगा, उनके सीखने और समझने की जो क्षमता है या क्रिया है वो बढ़ेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें। रुचि के अनुसार, क्योंकि जो छोटा बच्चा होता है तो अगर किसी कार्य में उसकी रुचि नहीं है तो फिर वो उस कार्य में बहुत तरीके से नहीं जुड़ेगा। ये हमारे साथ भी ऐसा ही है कि जो हमारे लिए जो कार्य रुचिकर होता है, शायद हमारा प्रदर्शन उसमें बहुत अच्छा नहीं हो पाता है। तो बच्चों के साथ भी ऐसा होता होगा कि बच्चों के लिए कोई फील्ड, कोई क्षेत्र, खेल, खिलौना या कोई एक्टिविटी या कोई गीत, कहानी अगर अच्छी लग रही है, अगर उनको अच्छा है लग रहा है तो वो उससे जुड़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और हमारे लिए ये है कि बच्चों को क्या क्या अच्छा लगता है ये समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। आप और मैं, या जो शिक्षक हैं, शिक्षिका हैं। ठीक है, क्योंकि जब हम ये समझ जाते हैं कि नहीं बच्चों को क्या अच्छा लग रहा है, क्या नहीं लग रहा है, तो उसी प्रकार से जो हम एक वातावरण तैयार करते हैं सीखने का, जिससे बच्चों को बहुत ही हेल्प मिलती है। ठीक है, क्योंकि जो बच्चे होते हैं उनको विविधता अच्छी लगती है, और विविधता इस तरीके की जिसमें उनकी रुचि हो। ठीक है, और क्योंकि रुचि होगी तो वो कार्य पूरे उसमें तल्लीन होके करेंगे। अब जैसे खेलना है तो छोटे बच्चे देखिए एकदम स्वाभाविक रुचि होती है कि नहीं, किसी न किसी खेल से जुड़े रहते हैं। तो हमें ये चिन्हित करना होगा कि कौन कौन से क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें इनकी रुचि है, और उसी के अनुसार हमें एक अधिगम वातावरण तैयार करके बच्चों को देना होगा, जिससे उनकी जो सीखने और समझने की क्षमता है वो बढ़े। ठीक है, तो रुचि के अनुसार भी बच्चे सीखते हैं, जैसी रुचि होगी उसी अनुसार उनका सीखना या समझना होगा। इसमें हम आगे बढ़ते हैं सहसंबंध स्थापित करके। जैसे बहुत सारे आपके खेल हैं, एक्टिविटी हैं, बहुत सारी क्रियाएं हैं, तो उसमें एक तरीके का सहसंबंध बैठा के भी बच्चे सीखते हैं। जैसे क्या होता है कि बच्चे किसी घटना या कहानी ले लीजिए, या कोई तथ्य, या फिर कोई किसी प्रकार की विशेषता, ठीक ना, को किसी अन्य घटना, कहानी, तथ्य और विशेषता आदि से क्या करता है, सह संबंधित करके उसमें सह संबंध स्थापित करके सीखता है। जैसे एक छोटा बच्चा जो है या बच्ची है, उसको आपने यह कहते हुए जरूर सुना होगा कि जैसे जैसे ये कहते हैं कि नहीं ये खिलौना हमारे घर भी है, तो इसका क्या मतलब है कि वो कहीं अपने पड़ोस में गए हैं, उनके घर पे कोई खिलौना आया है जिसको वो देख रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं। ठीक है, देखने के बाद वो कहते हैं कि ऐसा खिलौना हमारे पास भी है। ठीक है, या कोई बात होती है, अगर कोई बच्चा अपने ही घर है या दूसरे घर है या फिर विद्यालय में ही आया है, तो अगर उस तरीके की घटना या कहानी उसके सामने आती है, जैसे आपने कोई कहानी ही बताया उसको या कहानी सुन रहा है, तो वो ज़रूर बोल देगा कि मम्मी ने भी ये सुनाया था। ठीक है, तो कहने का मतलब एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति में बच्चा किसी घटना, कहानी या तथ्य को अंतर संबंधित करके या उसमें सह संबंध बिठा के इस तरीके से भी सीखता है। ठीक है, अब इसमें आगे बढ़ते हैं। तीव्र इच्छा होने पे, सही बात है, पीछे के सारे पॉइंट्स हो ही गए हैं लगभग, कि बच्चा जिज्ञासु जब होता है, जब उसकी रुचि होती है, ठीक है, उसी तरीके से तीव्र जब इच्छा होती है किसी कार्य को करने की, तभी बच्चा सीखता है। क्योंकि जब हमें भूख लगती है तभी हम भोजन ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो बच्चे भी, जब बच्चों को जिस चीज़ की जब ज़रूरत होती है और उसकी जब तीव्र इच्छा होती है, तो वो उसी अनुरूप उनका सीखना होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बार बार प्रश्न करके, ये पहले भी मैंने बता दिया कि
बच्चे बहुत ज़्यादा प्रश्न करते हैं कि ये क्या है, कैसे होगा, पानी कैसे बरस रहा है, गाय क्यों चिल्ला रही है, ठीक है, हमारी आवाज़ गाय की आवाज़ में अंतर क्यों है। कुछ इस तरीके के कुछ प्रश्न जो बड़ों को सामान्य रूप से बेतुके लगते हैं, लेकिन इन्हीं प्रश्नों के द्वारा वो अपने कल्पना के संसार में डूबा रहता है। ठीक है, आपने भी देखा होगा, आपके आसपास बच्चे होंगे तो देखिए वो दिन भर में कितने प्रश्न करते हैं, क्योंकि प्रश्न करना ही उनके सीखने और समझने का आधार है। क्योंकि वो प्रश्न नहीं करेंगे, किसी चीज़ के अपने आसपास के वातावरण में जानेंगे नहीं, तो फिर वो अगले चरण में प्रवेश कैसे करेंगे। तो ये एक क्रमिक प्रक्रिया है जो हर बच्चा चाहता है, या फिर कुछ बड़ा व्यक्ति भी, हम और आप भी यही करते हैं। जो चीज़ें हमें नहीं समझ में आती हैं हम उसके बारे में प्रश्न करते हैं कि क्या है, कैसे है। ठीक है, तो बच्चे भी इसी तरीके से अपने संसार में आगे बढ़ते हैं। आगे चलते हैं। अपनी क्षमता एवं स्वाभाविक गति से बच्चा कैसे सीखता है, उसके अंदर जो अपनी क्षमता एवं स्वाभाविक गति से, इस पे चर्चा हो ही गई है। ठीक है, इसी के साथ ये बच्चे कैसे सीखते हैं संबंधित शीर्षक पे ये जो पीपीटी था ये समाप्त हुआ। अगर इसके संबंध में आपको कोई अगर समस्या होगा तो निश्चित रूप से आपका स्वागत है। धन्यवाद।